कहानियों की श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष मन्नू भंडारी के प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आपका बंटी मन्नू भंडारी का कालजयी उपन्यास है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रस्तुत है मन्नू भंडारी के उपन्यास की कथा आपका बंटी। मम्मी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही हैं। बंटी पीछे खड़ा चुपचाप देख रहा है। मम्मी जब भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हैं, बंटी बड़े कौतूहल से देखता है। जान तो वह आज तक नहीं पाया, पर उसे हमेशा लगता है कि ड्रेसिंग टेबल की इन रंग बिरंगी शीशियों में, छोटी बड़ी डिब्बियों में ज़रूर कोई जादू है कि मम्मी इन सब को लगाने के बाद एकदम बदल जाती हैं। कम से कम बंटी को ऐसा ही लगता है कि उसकी मम्मी अब उसकी नहीं रही, कोई और हो गई हैं। चलने से पहले मम्मी ने उसका गाल थपथपाया और मम्मी जब फाटक खोलकर सड़क पार करके घर के ठीक सामने बने कॉलेज में घुसी तो बंटी दौड़कर अपने घर के फाटक पर खड़ा हो गया, सिर्फ दूर जाती हुई मम्मी को देखने के लिए। वह जानता है मम्मी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी। नपे तुले कदम रखती हुई सीधी चलती चली जाएंगी। जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंचेंगी, चपरासी सलाम ठोकता हुआ दौड़ेगा और चिक उठाएगा। मम्मी अंदर घुसेंगी और एक बड़ी सी मेज के पीछे रखी कुर्सी पर बैठ जाएंगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियां होंगी, फाइलें होंगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होंगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर बैठी मम्मी कभी अच्छी नहीं लगी। पहले जब कभी उसकी छुट्टी होती और मम्मी की नहीं होती, मम्मी उसे भी अपने साथ कॉलेज ले जाया करती थी। चपरासी उसे देखते ही गोद में उठाने लगता तो वह हाथ झटक देता। मम्मी के कमरे के एक कोने में ही उसके लिए एक छोटी सी मेज कुर्सी लगवा दी जाती, जिस पर बैठकर वह ड्राइंग बनाया करता। कमरे में कोई भी घुसता तो एक बार हंसी लपेटकर आंखों ही आंखों में जरूर उसे दुलरा देता। तब वह मम्मी की ओर देखता, पर उस कुर्सी पर बैठकर मम्मी का चेहरा अजीब तरह से सख्त हो जाया करता है। लगता है मानो अपने असली चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगा लिया हो। मम्मी के पास जरूर एक और चेहरा है। चेहरा ही नहीं, आवाज़ भी कैसी सख्त हो जाती है। बोलती हैं तो लगता है जैसे डांट रही हो। बंटी को मम्मी बहुत ही कम डांटती हैं, बस प्यार करती हैं। इसीलिए यूँ सख्त चेहरा लिए डांटती प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी उसे कभी अच्छी नहीं लगती। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो बंटी भैया? चलकर नहा काहे नहीं लेते? हाथ में झाड़ू लिए फूफी घुसी तो बंटी ने झाड़ू छीन लिया और उसके हाथ पर झूलता हुआ बोला, फूफी वो कहानी सुनाओ तो, सोनल रानी की, जो सचमुच में डायन थी और रानी बनकर रहती थी। ए लो और सुनो, यह कहानी कहने सुनने का बखत है, काम सारा पड़ा है और तुम्हें कहानी सूझ रही है। कहानी रात में सुनी जाती है, दिन में नहीं भैया। फूफी भी अजब है। मम्मी कभी प्यार करते हुए उसे गोद में बिठा लेंगी या अपने साथ लिटाकर कहानी सुनाएंगी तो हमेशा उसे ऐसे ही चिढ़ाएंगी। तुम अभी तक माँ की गोद में चिपक कर बैठते हो। छी छी, तुम तो एकदम लड़की हो बंटी भैया। देख लो मम्मी, यह फूफी। पर मम्मी है कि फूफी को कुछ भी नहीं कहती, बस हंसती रहती हैं, क्योंकि उस समय घर में जो रहती हैं मम्मी, वह भी एकदम मम्मी बनी हुई। कॉलेज में हो तो पता लगे इस फूफी को, ऐसी घुड़की मिले कि सारा चिढ़ाना भूल जाए। मेरा तो बेटा भी यही है और बेटी भी यही है। हंसती हुई मम्मी उसे अपने से और ज़्यादा सटा लेती हैं। उस समय फूफी के सामने माँ की बाहों से छूटकर भागने के लिए
वह ज़रूर कसमसाता रहता है, पर यूं उसे मम्मी की गोद में बैठना, उनके साथ सटकर सोना अच्छा लगता है। सोने से पहले मम्मी उसे रोज कहानी सुनाती हैं। उसे लगता जैसे उसके और मम्मी के बीच में फिर कहीं कोई आ गया है, पर कौन, यह वह न समझ पाता। मम्मी के चेहरे पर गहराती हुई उदासी की परतें उसे कहीं हल्के से बेचैन कर देती। उसका मन करता कि मम्मी को पक्की तरह समझा दे कि वह उन्हें कभी कभी नहीं छोड़ेगा, पर कैसे? और जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह मम्मी के गले में हाथ डालकर लिपट जाता। बंटी ने अपनी अलमारी खोली। मम्मी के खरीदे हुए, पापा के भेजे हुए खिलौनों से अलमारी भरी हुई है। उसने नई वाली बंदूक निकाली, खूब बड़ी सी, और एकदम आंगन में झाड़ू लगाती हुई फूफी की पीठ में नली लगा दी। बोला, अब कहेगी कभी लड़की, कर दूं शूट, गोली से उड़ा दूं? हाँ, याद रखना, बंटी जब बहुत लाड़ में होता है या बहुत नाराज तो फूफी को तू ही कहता है। और क्या, अब तो तुम बंदूक ही मारोगे। इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर बड़ा किया है। तब पता नहीं क्यों मम्मी की कोई बात याद आ गई और बंटी का हाथ अपने आप हट गया। ख्याल आया, उसने अपनी बंदूक टीटू को तो दिखाई ही नहीं। उसके मुकाबले में टीटू के पास बहुत कम खिलौने हैं, फिर भी ऐसी शान लगाता है जैसे लाट साहब हो। उस दिन कैरम बोर्ड दिखा दिखाकर कितना इतरा रहा था। वह मम्मी से कहकर अपने लिए भी कैरम बोर्ड खरीदेगा, और नहीं तो इस बार पापा आएंगे तो उनसे लेगा। पिछली बार पापा जिस दिन आए थे उसी दिन उसका रिजल्ट निकला था। कितने खुश हुए थे पापा उसका रिजल्ट देखकर। खूब प्यार किया था, शाबाशी दी थी और ढेर सारी चीज़ें दिलवाई थी। इस बार कब आएंगे पापा? यह किधर चले? उसे पिछले दरवाजे से बाहर जाते देख फूफी चिल्लाई, मैं टीटू के यहाँ जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। टीटू के घर के दरवाजे पर आकर 1 मिनट को झिझका। कहीं सबसे पहले टीटू की अम्मा ही ना मिल जाए। कैसे बोलती हैं वे भी। एक दिन इसी तरह छुट्टी के दिन सवेरे सवेरे आ गया था तो बोली, आ गए बंटी, छुट्टी के दिन तो तुम्हारा सूरज भी इसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता है। तो मन हुआ था कि उल्टे पैरों लौट जाए। मम्मी तो टीटू को कभी ऐसा नहीं कहती, चाहे वह सारे दिन ही रह ले। उसका बस चले तो वह कभी टीटू के घर न जाए। वैसे भी उसे अपने ही घर में खेलना अच्छा लगता है। फूफी कहती है, घर में काहे नहीं अच्छा लगेगा, ऐसी लाड साहबी करने को कहीं और मिलती है क्या बच्चों को? टीटू से कितना कहा कि तू ही आ जाया कर छुट्टी के दिन, पर शाम के पहले वह कभी आता ही नहीं। घर में ही खेलता रहता है। बिंदा है, शन्नो है, कहने दो, कहती हैं। बंदूक दिखाकर अभी लौट आऊंगा, मैं वहाँ रुकूंगा ही नहीं। और सूरज तो कभी का उग गया। बरामदे में ही टीटू की अम्मा बैठी तरकारी काट रही हैं। क्षण भर को पांव ठिठक गए। न भीतर को जाते बना न बाहर। कौन, बंटी? आओ, बड़ी जोरदार बंदूक ले रखी है। इतनी बड़ी किसने दिलवाई? पापा ने। आए थे क्या पापा? नहीं, किसी से भिजवाई थी। एकाएक स्वर की खुशी जैसे बुझ गई। मन हुआ अम्मा के सीने में ही दाग दे बंदूक। जब देखो तब वही बात। बंटी भीतर दौड़ गया। टीटू शन्नू के साथ बैठा बैठा कैरम खेल रहा था। बंटी ने चुपचाप उसकी पीठ पर बंदूक की नली लगाई और जोर से चिल्लाया, हैंड्स अप। टीटू एकदम डर गया। बंटी खिलखिला पड़ा। कैसा डराया? अरे, इतनी बड़ी बंदूक, देखूं जरा। चल, बाहर चलकर निशाना लगाएंगे। आज वह भी आसानी से बंदूक नहीं देगा। उस दिन कैरम को लेकर कैसा इतरा रहा था। हटो हटो, तुम्हें खेलना नहीं आता। नहीं खरीदी है? अभी खरीदी है? बड़ी ललचाई सी नज़रों से देखते हुए टीटू ने पूछा। नहीं, पापा ने भिजवाई है, बड़े रौब से बंटी ने जवाब दिया, और उसी रौब के साथ उसमें कारतूस भरने लगा। चल, तेरे पापा साथ नहीं रहते तब भी तेरे लिए चीज़ें तो खूब भेजते रहते हैं। और क्या, इस बार आएंगे तो मेरे लिए बड़ा वाला मैकेनिल लाएंगे।
मैं तो मम्मी से जो मांगता हूँ मम्मी भी झट दिला देती हैं। क्यों रे बंटी, तेरा मन नहीं होता कि पापा तेरे साथ रहें? बंटी का कमजोर हिस्सा वह जानता है। बंटी चुप, बस बंदूक के घोड़े को ऊपर नीचे करता रहा। जब यहाँ आते हैं तो तू कहता क्यों नहीं, पर अब शायद रह नहीं सकते। बंटी ने बड़े प्रश्नवाचक भाव से टीटू की ओर देखा। तेरे मम्मी पापा में तलाक जो हो गया है। न चाहते हुए बंटी पूछ बैठा, तलाक? तलाक क्या होता है? तू नहीं जानता? बुद्धू कहीं का। मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना, उसे तलाक कहते हैं। तुझे कैसे मालूम? मेरी अम्मा बता रही थी, पापा बता रहे थे। बंटी तब भीतर ही भीतर कहीं अपमानित हो आया। ठाए ठाए वह हवा में बंदूक दागने लगा और टीटू को अपनी बंदूक से पूरी तरह चकित करके बिना एक बार भी उसे चलाने का अवसर दिए वापस लौट आया। मन में जाने कैसा गुस्सा उफन रहा है। उसके मम्मी पापा की बात उसे नहीं मालूम और टीटू को मालूम। पापा साथ नहीं रहते तो क्या हुआ? वे तो शुरू से ही साथ नहीं रहते। वह तो हमेशा से ही मम्मी के पास रहता है। उसकी मम्मी कोई ऐसी वैसी है? कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। आते जाते लोग कैसे सलाम ठोकते हैं। करेगा कोई ऐसे सलाम इनकी अम्मा को? और पापा पास नहीं रहते तो क्या हुआ? उसे प्यार तो खूब करते हैं। टीटू के पापा तो देखो, जब देखो डांटते ही रहते हैं। उस दिन उसके सामने ही कैसा कान उमेठा था कि पैं बोल गई। सारा चेहरा सुर्ख हो आया। अच्छा है, पापा के साथ रहो, डांट खाओ, पिटो और कान खिंचवाओ। पर मम्मी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मम्मी उसे पापा की बात बताती क्यों नहीं? कितनी ही बार उसने मम्मी से बात करनी चाहिए, पर जब भी वो ऐसी बात करता है मम्मी का चेहरा जाने कैसा कैसा हो जाता है। उसे डर सा लगने लगता है। फिर उससे कुछ भी नहीं पूछा जाता। इस बार पापा आएंगे तो वह पापा से पूछेगा कि वे दोनों दोस्ती क्यों नहीं कर लेते। पापा तो इसकी बहुत बात मानते हैं। जहाँ कहता है वहीं घुमाने ले जाते हैं। जो मांगता है वही दिला देते हैं। यह बात नहीं मानेंगे। अब तो वह बड़ा हो गया है, पापा को समझा सकता है। पर मम्मी पापा की लड़ाई क्यों है? मम्मी कभी पापा की बात नहीं करती। पापा आते हैं तो सर्किट हाउस में ठहरते हैं। मम्मी को बुलाते भी नहीं, मम्मी की बात भी नहीं करते। क्या इतने बड़े बड़े लोग लड़ते हैं? ऐसी लड़ाई जिसमें कभी दोस्ती ना हो। क्या मम्मी को पापा की याद भी नहीं आती होगी? शाम को मम्मी लॉन में पलंग डालकर लेटी हैं। मौसम में हल्की सी ठंडक है, पर फिर भी बाहर खूब अच्छा लग रहा है। बंटी दौड़ दौड़ कर क्यारियों में पानी डाल रहा है। टीटू पाइप लेकर पौधे धो रहा है। पानी दे चुकने के बाद बंटी ने एक बड़ा सा मोगरे का फूल तोड़ा। इस बगीचे में से फूल तोड़ने का अधिकार केवल बंटी का है, क्योंकि यह बगीचा केवल उसी का है। बिना उससे पूछे तो मम्मी भी नहीं तोड़ सकती। फूल लेकर वह चुपचाप गया और लेटी हुई मम्मी के बालों में खोस दिया। मम्मी बड़ा मीठा सा मुस्कुराई और पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। लाड़ कर रहा है रे मम्मी का। और बैठकर फूल को ठीक से पीछे की ओर लगा लिया। इस समय मम्मी कितनी अच्छी लग रही हैं। वैसे तो शाम के समय मम्मी बिल्कुल उसकी अपनी हो जाती हैं। बालों की खूब ढीली ढाली चोटी और चेहरा भी एकदम मुलायम सा। कोई तनाव नहीं, कोई सख्ती नहीं। हमेशा ही इस समय बंटी को मम्मी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सुंदर भी। कभी कभी वह मम्मी की नज़र बचाकर एक टक मम्मी को देखता रहता है। मम्मी की ठोड़ी का तिल उसे बहुत अच्छा लगता है। रात में पास लेटता है तो अक्सर उस पर धीरे धीरे उंगलियां फिराता रहता है। सचमुच मम्मी सुंदर हैं। वह बेकार ही क्यों डरने लगता है मम्मी से। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी मम्मी। इस बार मम्मी ऐसे चौंक कर बोली, मम्मी पापा हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी चुप। आज टीटू कह रहा था। क्या कह रहा था टीटू? मम्मी एकदम बंटी पर झुक आई। आवाज की सख्ती से बंटी एक क्षण को सहम गया। बता, क्या कह रहा था टीटू?
टीटू कह रहा था कि तेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया है, अब पापा कभी हमारे साथ नहीं रह सकते। बंटी ने जैसे तैसे कह दिया। क्यों रे, तू और टीटू यही बातें करते रहते हो? मम्मी की आवाज़ में गुस्सा था या दुख पता नहीं चला। मैं नहीं करता मम्मी, टीटू ही कर रहा था। मुझे तो तलाक का मतलब भी नहीं मालूम। उसी ने बताया कि मम्मी पापा की लड़ाई को तलाक कहते हैं। जब देखो उनके घर वाले पापा की बात जरूर करते हैं। बंटी रुआंसा हो आया। मम्मी एकाएक ढीली हो आई, ठंडी सांस खींचकर बोली, करने दो, इन लोगों के पास ये बातें न हो तो ये जिए कैसे बेचारे। फिर बंटी को अपने पास खींचती हुई बोली, पापा नहीं रहते तो क्या, मैं तो हूँ तेरे पास। और उसके बाद बंटी से कुछ भी नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं कहा गया। मम्मी उसे कितना भी प्यार क्यों ना करें, फिर भी मम्मी से वो कहीं ना कहीं डरता ज़रूर है। कितनी बातें सोची थी आज कहने के लिए, दिन में कई बार दोहरा दोहरा कर भी देख लिया, पर हमेशा की तरह बात बीच में ही टूट गई। शनिवार को मम्मी लंच के बाद कॉलेज नहीं जाती। शनिवार को तो 1 बजे ही छुट्टी हो जाती है कॉलेज की। भीतर सो रही हैं और फिर मम्मी मम्मी वकील चाचा आए हैं कि बिगुल नाद के साथ ही बंटी चाचा को लेकर भीतर घुसा। भारी नींद में से मम्मी उठी और वकील चाचा को सामने देखकर जैसे एकदम सिटपिटा गई। साड़ी ठीक करते हुए उठी और बोली, अरे आप कब आए? अरे ये बंटी वहाँ करौंदे तोड़ रहा था ऐसी धूप में। मम्मी पूछ रही हैं आप कब आए, पहले उनकी बात का तो जवाब दीजिए। तू बड़ा तेज हो गया है। वकील चाचा ने अपनी टोपी उतारकर मेज पर रखी और ठीक पंखे के नीचे बैठ गए। अभी तो जरा भी गर्मी नहीं है और चाचा को इतना पसीना। तुम्हारे यहाँ आज आया हूँ तो समझ लो शहर में आज ही आया हूँ। बंटी धीरे से सरक कर चाचा के पास आया और उन कुर्सी के हत्थे पर बैठता हुआ बोला, चाचा पापा कब आएंगे इस बार? इस प्रश्न में पापा के बारे में जानने की इच्छा भी थी, साथ ही यह उत्सुकता भी कि पापा ने कुछ भेजा हो चाचा के साथ तो चाचा निकालें। बड़े दुलार से पीठ पर हाथ फेरते हुए, पापा की याद आती है बेटे? झेंपते हुए बंटी ने गर्दन हिला दी। बंटी को लगा जैसे चाचा कहीं उदास हो गए हैं। पीठ सहलाता हुआ उनका हाथ उसे कांपता सा लगा। पापा की बात कहकर उसने कहीं गलती तो नहीं कर दी? पता नहीं, जब भी वह पापा की बात करता है सब कुछ गड़बड़ा जाता है। किससे करे वह पापा की बात, किससे पूछे उनके बारे में? पापा भी आएंगे बेटा, मैं जाकर उन्हें भेजूंगा। चाचा का स्वर इतना बुझा बुझा क्यों है? वे तो हमेशा इतने जोर जोर से बोलते हैं जैसे क्लास में पढ़ा रहे हों। मैं तो इस बार मिलकर भी नहीं आ सका, वरना ज़रूर तेरे लिए कुछ भेजते। और चाचा बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगे, मानो कुछ न लाने की कमी वे प्यार से ही पूरी कर देंगे। चाचा कुछ लाए भी नहीं। इस सूचना ने बंटी को और भी खिन्न कर दिया, वरना जब भी चाचा आते हैं पापा उसके लिए ज़रूर कुछ न कुछ भेजते हैं। शायद यही कारण है कि उसे चाचा अच्छे लगते हैं। चाचा का आना अच्छा लगता है। वही चाचा आज चुप हैं। चुप ही नहीं, उदास भी हैं। आप कितने दिन हैं यहाँ पर? परसों की तारीख है, बस उसी दिन शाम को चला जाऊँगा। फिर एक क्षण ठहर कर बोले, तुमसे कुछ बात करनी थी तो सोचा एक दिन हाथ में होगा तो ठीक रहेगा। मम्मी की आंखें चाचा के चेहरे पर टिक गईं। हजारों सवाल उन आंखों में झलक आए। चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आने लगा। बंटी के मन में जाने कैसा कैसा डर समाने लगा। पहले वह कुछ भी जानता समझता नहीं था, जानने समझने कोई इच्छा भी नहीं थी, पर अब जानने लगा है और जितना जानता है उससे बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा है, बल्कि सब कुछ जान लेने की इच्छा है। उसे मालूम है कि चाचा पापा के पास से आते हैं और आने पर पापा की ही बातें करते हैं। क्या बातें कर रहे हैं उसे नहीं मालूम। उसने कभी सुनने की कोशिश भी नहीं की, पर इस बार ज़रूर सुनेगा। हाँ, इतना उसे ज़रूर मालूम है, चाचा 1-2 दिन के लिए आकर
मम्मी को 10-12 दिन के लिए बदल जाते हैं। कभी कभी तो मम्मी इतनी उदास हो जाया करती थी कि उनसे बात करना भी बंद कर देती थी। सास सुलाकर भी न उसे प्यार से सहलाती न कहानी सुनाती। पर पिछली बार मम्मी बहुत खुश हुई थी, इतनी खुश कि बिना बात ही उसे बाहों में भर भर कर प्यार करती रही थी। तब बंटी को शक हुआ था कि चाचा की छड़ी में तो कोई जादू नहीं है। मम्मी पर फेर कर चले गए, मम्मी बदल गई। तब उसने चुपचाप छड़ी को अपने ऊपर फिरा कर देखा, फूफी पर भी फिरा कर देखा था, पर उनको तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, छड़ी में नहीं, चाचा की बात में ही कुछ होता है। आज पता नहीं कैसी बातें करेंगे। उसके बाद मम्मी खुश होंगी या उदास, इस बार वो सारी बातें ध्यान से सुनेगा। शकुन, चाचा बोले नहीं, जैसे शब्दों को किसी तरह ठेला। कैसे मरी मरी आवाज निकल रही है आज उनकी। वह चाहता है कि इस बार सारी कानून की कार्रवाई कर डाली जाए। चाचा का स्वर कैसा बिखर बिखर रहा है। तो क्या इसीलिए आपको भेजा है? मम्मी का चेहरा ही नहीं, उनकी आवाज़ भी सख्त हो गई। वही प्रिंसिपल वाला चेहरा। नहीं नहीं, मैं तो अपने काम से आया था, पर जब आने लगा तो उसने मुझे तुमसे इस विषय पर बात करने के लिए कहा। मैं नहीं आता तो वह शायद खुद तुम्हें लिखता। इसका मतलब चाचा मिलकर आए हैं पापा से, और अभी अभी उससे कहा कि वो मिला नहीं। चाचा इतने बड़े होकर भी झूठ बोलते हैं। उसे बड़ों की बातों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। अरे तू सोता क्यों नहीं? दोपहर में तुझे नींद नहीं आती? बंटी उछलकर पलंग में डूब गया। पर नींद का कोई प्रश्न ही नहीं। मम्मी की ओर देखकर बोला, चाचा क्या कहते थे मम्मी? मम्मी ने ऐसी चुभती नज़रों से देखा, वो भीतर तक सहम गया और खट से उसने आंखें बंद कर लीं। अनायास ही मम्मी की उंगलियां उसके बालों को सहलाने लगीं। उसने धीरे से आंखें खोलीं। मम्मी हमेशा की तरह छत की ओर देख रही थी। मम्मी की आंख से शायद अभी अभी झरा आंसू कनपटी को भिगोता हुआ बालों की लट में अटका था। मम्मी का आंसू। मम्मी को उसने उदास होते हुए देखा है, गुस्सा और डांटते हुए भी देखा है, पर रोते हुए कभी नहीं। चाचा ने शायद कोई बहुत ही खराब बात कह दी है। चाचा को लेकर उसके मन में अजीब तरह का आक्रोश घुलने लगा। एक तो कुछ लाए नहीं, फिर झूठ बोला और गंदी बात कहकर मम्मी को भी दुखा दिया। बंटी बेटे, तुम शाम को खेलते वेलते नहीं? अच्छा जरा बताओ तो, कौन से खेल आते हैं? खेल वेल सीधे से क्यों नहीं कहते कि यहाँ से चलते बनो? ठीक है, मैं चला ही जाता हूँ। मेरा क्या है, मत बताओ मुझे। मम्मी भी ऐसे देख रही हैं मानो मेरे जाने का इंतज़ार कर रही हूँ। बंटी बिना एक शब्द भी बोले भीतर आ गया, पर मन उसका जैसे वहीं अटका रह गया। नहीं, वह जरूर सुनेगा। मेहंदी की मेड़ के किनारे किनारे घुटनों के बल चलकर वह फिर वहीं आ गया। चाचा की कुर्सी के पीछे मोरपंखी का जो पौधा है उसके पीछे दुबक कर बैठ जाए तो कम से कम चाचा की बात तो सुन ही सकेगा। अरे यह क्या बंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? बंटी को काटो तो खून नहीं, छिपकर बातें सुन रहे थे। चाचा मम्मी की ओर इस तरह देख रहे हैं जैसे बंटी नहीं, मम्मी चोरी करते हुए पकड़ ली हो। बंटी ने नज़रें झुका ली। ज़रूर मम्मी भी वैसी सख्त नज़रों से उसे देख रही होंगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आंख उठाकर एक बार भी देख ले। अच्छा है चाचा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि अब यह सब कुछ जान ले। आखिर कब तक इससे छिपा कर रखा जा सकता है? अब इसके मन में यह बात बहुत घुमड़ने लगी है आजकल। बंटी जैसे उबर आया। मन हुआ दौड़कर मम्मी के गले से लिपट जाए। कह दे चाचा को कि मम्मी तो उसे सब कुछ बताएंगी। क्या कर लेंगे आप? हाँ हाँ, बताने जानने को कौन मना करता है, पर ठीक से जाने। मेरा मतलब था यह छिपकर सुनने की आदत अच्छी नहीं होती। शकुन के लिए जैसे एक लंबे समय ठहर चुका था। बीच में मेज पर दस्तखत किए हुए कागज एक ग्लास के नीचे दबे फड़फड़ा रहे हैं। मेज के इस ओर शकुन बैठी है और दूसरी ओर वकील चाचा। कितने दिनों के बाद उसने अजय के हस्ताक्षर देखे थे
और देखकर एक अजीब सी अनुभूति हुई थी, पर चाहकर भी वह उसे नाम नहीं दे पाई। एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था और वह हो गया। 10 वर्ष का यह विवाहित जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एकाएक वह उसके अंतिम छोर पर आ गई थी, पर आ पहुंचने का संतोष भी तो नहीं, ढकेल दिए जाने की विवश करचोट भर है। पर कैसा है यह छोर? न प्रकाश, न खुलापन, न मुक्ति का एहसास। लगता है जैसे इस सुरंग ने उसे एक दूसरी सुरंग के मुहाने पर छोड़ दिया है। फिर एक और यात्रा, वैसा ही अंधकार, वैसा ही अकेलापन। हो सकता है तुम्हें मेरी कल की बात का बुरा लगा हो। रात में भी मैं इसी बात पर सोचता रहा था, पर बंटी को तुम्हें हॉस्टल भेज देना चाहिए। चाचा फिर अपने फॉर्म में आ गए। शकुन का मन सशंकित हो उठा। तुम यह मत सोचो कि केवल अजय ही ऐसा चाहता है। मुझे खुद ऐसा लगता है कि बंटी को तुम्हें एकदम हॉस्टल भेज देना चाहिए। इट इज़ अ मस्ट। शकुन चुप। तुम भी जानती हो मैं बहुत साफ और दो टूक बात कहने वाला आदमी हूँ। जरा सोचो, स्कूल के अलावा बंटी सारे दिन तुम्हारे साथ रहता है, या तुम्हारी उस फूफी के साथ। बहुत हुआ पड़ोस के 2-1 बच्चों के साथ खेल लिया, पर 8-9 साल के ग्रोइंग बच्चे के लिए यह तो कोई बात ना हुई। ही शुड ग्रो लाइक अ बॉय, लाइक अ मैन। पर एकाएक अजय बंटी को हॉस्टल भेजने को इतने उत्सुक क्यों हो गए? उसे सारी बातों में एक अजीब सी गंध आने लगी। पहले अजय ने अपने को काटा, अब क्या बंटी को भी शकुन से काटना चाहते हैं? जाने कैसी कड़वाहट सी उसके तन बदन में घुलने लगी। बोलो, मैं गलत कह रहा हूँ? कल मैंने देख रहा था किस कदर वह अभी भी तुमसे चिपका चिपका रहता है। यह सब बहुत नॉर्मल नहीं है। बंटी को हॉस्टल भेजने की बात तो आपने कह दी, पर कभी यह भी सोचा है कि उसे हॉस्टल भेजकर मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी? और उसका स्वर एकाएक बिखर गया। मुझे डर है शकुन, कहीं तुम अपना अकेलापन खत्म करने के चक्कर में बंटी का भविष्य न खत्म कर दो। तुम्हारा यह अतिरिक्त स्नेह उसे बौना ही न बना दे। शकुन ऊपर से नीचे तक तिलमिला गई, पर फिर भी उससे एक शब्द तक नहीं कहा गया। चाचा धीरे धीरे और संभल संभल कर बोल रहे थे। चीज़ें को सही तरीके से लेना सीखो शकुन। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात में तरह तरह की गंध आ रही होगी। बात बंटी के हित की है, और सच पूछो तो बंटी से भी ज़्यादा तुम्हारे हित की है। तुम मानोगी नहीं, और कहना भी बड़ा अजीब लगता है, पर मेरे सामने इस समय तुम्हारी बात सबसे प्रमुख है। जरा आज से 8-9 साल बाद की बात सोचो, जब बंटी की अपनी ज़िंदगी होगी, अपने स्वतंत्र संबंध होंगे, अपनी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं होंगी, तब तुम्हारा कितना अस्तित्व होगा उसकी ज़िंदगी में। और इस स्थिति के 2 ही परिणतियां हो सकती हैं या होंगी। या तो तुम उसके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करके उस पर हावी होने की कोशिश करोगी, या फिर अपने आप को बहुत उपेक्षित और अपमानित महसूस करोगी। उस समय तुम्हें यही लगेगा कि जिसके पीछे तुमने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद की, वह अब तुम्हें ही भूलकर अपनी ज़िंदगी जीने की बात सोच रहा है। उस समय तुम्हें बुरा लगेगा। आज अजय को लेकर तुम्हारे मन में जो कटुता है, हो सकता है फिर बंटी को लेकर हो, और आज से 10 गुना ज़्यादा हो। शकुन को लगा जैसे कोई पूरे होशो हवास में उसे आरी से चीरे डाल रहा है। एक बहुत ही कटु और वीभत्स सच्चाई है जिसे उसके पूरे नंगेपन में चाचा उसके सामने रखना चाहते हैं। पर क्यों? क्या वह यह सब नहीं जानती? जो होना था सो तो हो ही गया, चलो अच्छा ही हुआ। सारी जिंदगी उस तनाव में काटने की अपेक्षा उससे मुक्त होना लाख अच्छा था। यह कानूनी कार्रवाई भी हो ही जाएगी तो अच्छा रहेगा। यह संबंध ही ऐसा है कि लाख भिड़ लो, लड़ लो, अलग रहने लगो, पर कहीं ना कहीं आशा का एक तंतु जुड़ा ही रह जाता है। वह आशा चाहे जिंदगी भर पूरी ना हो, होती भी नहीं है, पर फिर भी मन है कि इधर उधर नहीं जाता, बस उसी में अटका रह जाता है। पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बारे में सोचना शुरू करो।
बिल्कुल नए ढंग से, एकदम व्यवहारिक स्तर पर। तुम सोच रही होगी कि पहले इन कागज़ों पर दस्तखत कराए, फिर बंटी को अलग करने की बात शुरू कर दी। कितना क्रूअल हूँ मैं। क्यों, यही सोच रही हो? नहीं तो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। झूठ बोलते समय उसका अपना स्वर बहुत कांप रहा था। सोचा भी हो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, पर मैं तुम्हें तकलीफ देने के लिए बंटी को अलग नहीं करना चाहता। बिना बंटी को अलग किए तुम सोच सको तो अच्छा है, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम केवल बंटी की माँ ही नहीं हो। इसीलिए केवल बंटी की माँ की तरह मत जियो, शकुन की तरह भी जियो। चाचा का अभिप्राय वह समझ भी रही थी और नहीं भी समझ रही थी। ठीक है, जो भी कुछ हुआ वह सुखद नहीं है, पर वह अंतिम भी नहीं है। कम से कम तुम जैसी औरत के लिए वह अंतिम नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। तुम में क्या नहीं है? बुद्धिमान हो, पढ़ी लिखी हो, प्रिंसिपल हो, सारे शहर में तुम्हारा मान सम्मान है। फिर एक क्षण ठिठक कर हल्के विनोद के साथ बोले, परिस्थितियों ने चाहे तुम्हें जितना तोड़ा हो, समय को तुमने अपने ऊपर हाथ नहीं रखने दिया। रियली, यू यू सीम टू बी एज प्रूफ। और इस वाक्य के साथ ही वातावरण जैसे हल्का हो आया। आगे बढ़कर शकुन ने फाटक खोला। चाचा घूमकर खड़े हो गए। देखो शकुन, मेरी बातों पर गंभीरता से सोचना। जो कुछ मैंने कहा है वह महज तसल्ली देने के लिए नहीं है, बल्कि आई मीन इट। और उन्होंने बड़े स्नेह से शकुन का कंधा थपथपाया तो शकुन अंदर तक भीग गई। फिर एक क्षण रुककर बोले, देखो, अब जब भी तारीखें पड़ेंगी अजय आ जाएगा। बस एक 10 मिनट के लिए कोर्ट जाना होगा। इस किस्से को भी खत्म ही करो। अच्छा। और वे घूम पड़े। अंधेरे में तेज तेज कदमों से चलता हुआ उनका आकार छोटा और छोटा और छोटा हो गया। वे बंटी को हॉस्टल भेजना चाहते हैं, शायद उसे भी धीरे धीरे कब्जे में कर लेना चाहते हैं, पर वह बंटी को कभी भी हॉस्टल नहीं भेजेगी। वह जानती है अजय बंटी को बहुत प्यार करता है, पर अब वह बंटी को मिलने भी नहीं देगी। बंटी से न मिल पाने की वजह से अजय को जो यातना होगी, उसकी कल्पना मात्र से उसे एक क्रूर सा संतोष मिलने लगा है। जब वह खुद पलंग पर लेटी तो सबसे पहला चेहरा डॉक्टर जोशी का ही उभरा। यह वह चेहरा था जो एक समय बार बार उभरने लगा था, अपनी अनेक अनेक मुद्राओं के साथ, पर जिसको उसने बरबस ही अपने से परे हटा दिया था। इधर 4-5 महीनों से कोई पता नहीं था। एक तो शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर, फिर शकुन का निहायत ही सर्द और जड़ व्यवहार। आज अचानक फिर सब कुछ याद हो आया। पिछली सर्दियों में बंटी बीमार हो गया था। कितनी आत्मीयता और एहतियात से संभाला था उसे। केवल बंटी को ही नहीं, बुखार के हर बढ़ते पॉइंट के साथ हौसला खोती और घबराती शकुन को भी। बीमारी के कारण ही दोनों का परिचय हुआ था। धीरे धीरे कारण हट गया, बस परिणाम बाकी रह गया। वह पति से अलग होकर रहती है, यह शायद सारा शहर जानता है। इसलिए एक बार भी बंटी के पापा के बारे में नहीं पूछा था। हाँ, अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार ज़रूर दे दिया था और फिर बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया था। शायद ऐसी बातें कभी शब्दों की मोहताज नहीं रहती। बड़े नामालूम ढंग से सब शुरू हुआ था, वैसे ही ख़त्म भी हो गया। बस एक हल्का सा अक्स उसके मन में कहीं रह गया था। आज अनजाने ही वकील चाचा उस पर से समय की धूल भी पोंछकर चले गए थे। आज पापा आने वाले हैं। 10 बजे बंटी को सर्किट हाउस पहुंच जाने को लिखा है। मम्मी है कि पता नहीं कैसा मुँह लिए घूम रही है, न हंसती है न बोलती, बस गुमसुम। इस बार वकील चाचा के जाने के बाद से ही मम्मी ऐसी हो गई हैं। वकील चाचा भी एक ही हैं बस, खुद तो बोल बोल कर ढेर कर देंगे और मम्मी बेचारी की बोलती बंद कर जाएंगे। पता नहीं क्या हो गया है मम्मी को। तभी हीरालाल की छोटी लड़की आई। बापू को ताप चढ़ा है, वे नहीं आ सकेंगे। क्या हो गया? मम्मी की आवाज़ में जरा भी परेशानी नहीं है। हाँ, उनका क्या बिगड़ता है? वे तो चाहती हैं कि मैं न जाऊं। मैं ज़रूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत जोर का ताप चढ़ा है शीत देकर। वे तो गुदड़े ओढ़कर पड़े हैं।
मुझे इत्तला देने के लिए भेजा है। और वह चली गई। अब बंटी रोने रोने को हो गया। मम्मी एक क्षण चुप रहीं। फूफी को बुलाकर कहा तो फूफी अलग मिजाज दिखाने लगी। बहू जी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। क्यों? तुम बस छोड़ के चली आओगी। बंटी फूफी का हाथ पकड़कर झूलाया। जल्दी चलो, अब भी चलो। छोड़ो फूफी, वरना कौन लेने जाएगा? यदि ठंडी ठंडी आवाज़ में बोल रही हैं। फूफी एकदम बिफर पड़ी। कोई नहीं है ले जाने वाला तो नहीं जाएगा। मिलने की ऐसी बेकली है तो खुद आकर ले जाएंगे। इस घर में आ जाने से तो कोई धर्म नहीं बिगड़ जाएगा। आप जो चाहे सजा दे लो बहू जी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। ठीक है, कोई मत ले जाओ मुझे। और बंटी एकदम पसर कर वहीं रोने लगा। रो क्यों रहा है? यह भी कोई रोने की बात है भला? ठहर जा, कॉलेज के मालिक को बुलवाती हूँ। मम्मी माली को समझा रही हैं। देखो, कह देना कि 8 बजे तुम लेने आओगे, इसलिए जहाँ भी हो 8 बजे तक सर्किट हाउस पहुँच जाए। रास्ते में बंटी सोचता गया, बहुत सारी बातें पापा से पूछेगा जो मम्मी से नहीं पूछी जाती हैं। कभी शुरू भी करता है तो मम्मी उदास हो जाती हैं या सख्त। उदास मम्मी बंटी को दुखी करती हैं और सख्त मम्मी उसे डराती हैं। पर पापा से एक बात जरूर पूछेगा कि क्या तलाक वाली कुट्टी में कभी अप्पा नहीं हो सकती? अगर पापा भी साथ रहने लगे तो कितना मजा आए। पर ऐसी बात पूछने पर पापा ने डांट दिया तो पापा बाहर ही खड़े मिल गए। बंटी देखते ही दौड़ गया और पापा ने उठाकर छाती से लगा दिया। बेटा बंटी, और दोनों गालों पर ढेर से किस्सू दे दिए। इतनी देर क्यों कर दी? हम तो कब से राह देख रहे हैं तुम्हारी। हीरालाल बीमार पड़ गया, कोई लाने वाला ही नहीं था। माली ने 8 बजने वाली बात कही तो पापा बड़ी लापरवाही से बोले, हाँ ठीक है, आ जाना 8 बजे। और बंटी को लेकर भीतर चले गए। कुछ किताबें, एक मैकेनो और टॉफ़ी का डिब्बा बंटी के सामने फैले पड़े हैं। पसंद है सब? मुझे कैरम बोर्ड और व्यू मास्टर चाहिए। बड़े शर्माते हुए बंटी ने कहा, अरे तो हमको लिख भेजते, तुम तो हमें कभी चिट्ठी ही नहीं लिखते हो। इस बार छुट्टियों में कलकत्ता चलोगे हमारे साथ? बंटी ने बड़ी सशंकित सी नज़रों से पापा की ओर देखा। उसे साथ चलने को क्यों कह रहे हैं? पहले तो कभी नहीं कहा। बहुत मज़ा आएगा, खूब घूमेंगे। बोलो, मम्मी चलेंगी तो चलूँगा। ची ची, इतने बड़े होकर भी मम्मी के बिना नहीं रह सकते? ये तो गंदी बात है बेटे। अब तुम्हें मम्मी के बिना रहने की आदत डालनी चाहिए। तुम क्या लड़की हो जो मम्मी से चिपटे चिपटे फिरते हो? बोलो, इस बार छुट्टियों में तुम्हें वहाँ बुलवाने का इंतज़ाम करें क्या? छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो वापस भिजवा देंगे। नई नई चीज़ें देखोगे, विक्टोरिया मेमोरियल, बोटेनिकल गार्डन इत्यादि। और पापा एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से बताने लगे। बड़ा शहर, बड़ी बड़ी इमारतें और थोड़ी देर पहले समाया हुआ बंटी के मन का संकोच और भय इन सब बातों के बीच भूलने लगा। बताओ, आओगे छुट्टियों में? इसके साथ ही सारा जादू एक झटके के साथ टूट गया। नहीं, बिना मम्मी के वह कहीं नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। खाना खाकर पापा ने कहा, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, शाम को घूमने चलेंगे। दोपहर में तो सोते हो ना? उसने यूं ही सिर हिला दिया। पापा ने उसे पलंग पर लिटा दिया और खुद नीचे लेट गए। मम्मी होती तो साथ ही सुला लेती। लेटते ही पापा को नींद आ गई। बंटी क्या करे, उसे तो नींद भी नहीं आती। यहाँ से निकलकर देखा भी नहीं जा सकता। एकाएक उसे घर की याद आने लगी, मम्मी की याद आने लगी। वह शाम को आता तभी ठीक था। लो, पापा की तो नाक भी बजने लगी। गुर्रम खूं गुर्र खूं। बंटी को हंसी आ गई। वह एकटक पापा के चेहरे की ओर देखने लगा। बिना चश्मे के कैसे लग रहे हैं पापा? उसे ख्याल आया, उसने इतने गौर से पापा का चेहरा कभी देखा ही नहीं। मम्मी के चेहरे की तो एक एक लाइन उसकी जानी पहचानी है। पापा के हाथों में बाल कितने बड़े बड़े हैं। और तभी आंखों के सामने मम्मी की कलाई भरी चूड़ी उभर आई। बंटी बहुत ऊबने लगा तो पापा की लाई हुई किताबों में से एक किताब शुरू कर दी। शाम को तांगे में बिठाकर पापा ने घुमाया, आइसक्रीम खिलाई, चाट खिलाई, गन्ने का रस पिलाया। बंटी सोच रहा था पापा शायद कुछ चीज़ें और दिलाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिलवाया।
बंटी को थोड़ी निराशा हुई, फिर भी उनसे मांगा नहीं गया। खा पीकर घूम फिर कर शाम को वे लोग वापस आए। तांगे से उतरकर बंटी भीतर जाने लगा कि एकदम पापा की चिल्लाहट सुनाई दी। मुड़कर देखा, पापा तांगे वाले को डांट रहे थे। पता नहीं तांगे वाले ने क्या कहा कि पापा और जोर से चिल्लाए। झूठ बोलते हो, घड़ी देखकर तांगा तय किया था, मैं एक पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा। बंटी सहम कर जहां का तहां खड़ा हो गया। तांगे वाले ने कुछ कहा और कूदकर तांगे से नीचे उतर आया। पापा एकदम चीख पड़े, यू शट अप, जबान संभाल कर बात करो, जितना रहम खाओ उतना ही सिर चढ़े जा रहे हैं, जूते की नोक पर ही ठीक रहते हैं ये लोग। पापा का चेहरा एकदम सुर्ख हो रहा था, आंखों से जैसे आग बरस रही थी। बंटी की सांस जहां की तहां रुक गई। पापा अभी भी जैसे हाँफ रहे थे और बंटी सहमा हुआ था। उसने पापा को कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। एकाएक ख्याल आया, कभी इस तरह उस पर गुस्सा हो तो। वह भीतर तक कांप गया। एकाएक उसे बड़ी जोर से मम्मी की याद आने लगी। अब वह मम्मी के पास जाएगा, माली आया या नहीं। तभी चपरासी ने कहा, बाबा को लेने के लिए आदमी आया था, आधा घंटे बैठा भी रहा, अभी अभी गया है, बस आपके आने के 5 मिनट पहले। बंटी की आंखों में आंसू आ गए। अब वो पापा के पास नहीं रहना चाहता था। अरे तुम रो क्यों रहे हो, रोने की क्या बात हुई, माली चला गया है, अब मैं घर कैसे जाऊंगा। सिसकते हुए बंटी ने कहा, पागल कहीं का, जंगल में बैठा है क्या, मैं नहीं हूँ तेरे पास, मम्मी के पास जाऊंगा। रोते रोते बंटी ने कहा, हाँ हाँ तो मैंने कब मना किया है, मम्मी के पास नहीं जाओगे, पर माली तो चला गया। चला गया तो क्या, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगा बस। बंटी ने ऐसे देखा, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है, कहीं उसे बहका तो नहीं रहा है। अभी चुप करने के लिए कहा है, फिर कह दे कि सो जाओ। पापा ने पास आकर उसका माथा सहलाया, गाल सहलाए तो टूटा हुआ विश्वास फिर जुड़ने लगा। पापा फिर अपने लगने लगे। पागल कहीं का, इतना बड़ा होकर रोता है मम्मी के लिए। तो हंसुआई आंखों से ही बंटी हंस दिया। भीतर ही भीतर बड़ी शर्म महसूस हुई अपने ऊपर। बंटी पापा के साथ तांगे में बैठा तो मन एकदम हल्का हो गया। पर पापा हैं कि बिल्कुल चुप। पापा की चुप्पी से बंटी के मन में अजीब तरह की बेचैनी घुलने लगी। कहीं दोस्ती की बात करते ही पापा चिल्लाने लगे तो, आंखें लाल लाल करके। मम्मी और पापा की दोस्ती, पापा का वही चेहरा उभर आया। ऐसे चिल्लाते होंगे तभी मम्मी ने कुट्टी कर ली होगी। बंटी ने फिर एक बार पापा की ओर देखा। अंधेरे में पापा का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बस बस यही घर है, बाईं तरफ वाला। कॉलेज के पास आते ही तांगा थम गया। बंटी ने कहा तो तांगे वाले ने बाईं तरफ को लगा दिया, जैसे वह अपनी सुरक्षित सीमा में आ गया हो। पापा के हाथ को पूरी तरह खींचता हुआ बोला, भीतर चलिए ना पापा, मैं अपना बगीचा दिखाऊंगा, मोगरा खूब फूलता है। पर मम्मी और पापा जहाँ के तहाँ खड़े हुए हैं, चुप और जड़ बने हुए हैं। पापा भीतर आए। लॉन में ही मम्मी पापा आमने सामने कुर्सी पर बैठ गए। बंटी पुलकित, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे और कैसे करे। कल 10 बजे ही पहुंच जाना, दूसरा ही नंबर है, 15-20 मिनट में नंबर आ जाएगा, अपने आप आ सकोगी ना। हाँ पहुंच जाऊंगी। अंधेरे में दोनों के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे, पर आवाज़ें कैसे बदली हुई हैं। पापा ने कहाँ आने को कहा, मन हुआ पूछे पर हिम्मत नहीं हुई। मम्मी पापा की बात है, उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। चल भीतर चल, कपड़े बदल, मरी मरी आवाज़ में मम्मी ने कहा और उसे सहारा देते हुए भीतर ले गई। वह तो पापा मम्मी की दोस्ती कराने की बात सोच रहा था, अब तो मम्मी ने भी उससे कुट्टी कर ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर मम्मी उससे नाराज़ क्यों है, और उस क्यों का बोझ लिए लिए ही सारे दिन के थके मांदे बंटी की आंखें झपकने लगीं और वह सो गया। गाल पर बह आए आंसू भी धीरे धीरे सूख गए। मम्मी का रोना बंटी को एकाएक बड़ा बना गया, बड़ा और समझदार। मम्मी की पापा से लड़ाई हो गई है,
पक्की वाली। दोस्ती तो अब हो ही नहीं सकती। मम्मी ने खुद उसे बताया, बिल्कुल ऐसे जैसे बड़ों को बताया जाता है। साथ ही यह भी कि अब मम्मी के लिए जो भी है बंटी ही है। थोड़े दिन बीत गए हैं। मम्मी इधर उधर घूमती रहती हैं, कभी चुप, कभी इधर उधर सोचती हुई भटकती रहती हैं। मम्मी आजकल पहले की तरह सारे दिन उदास नहीं रहती। वह बहुत अच्छा बन गया है, शायद इसीलिए वह बड़ा होकर और भी अच्छा बन जाएगा, तो फिर वह बहुत खुश रहने लगेंगी। आज शाम को कभी कभी बाहर भी जाती हैं। वह कभी मना नहीं करता, पूरी तरह आश्वस्त कर देता है, मम्मी जाओ, मैं पीछे पढ़ूंगा, फूफी से खाना लेकर खा लूँगा, बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। फिर मम्मी उससे पूछती, अच्छा बता तो बंटी, कौन सी साड़ी पहनूं? फिर बिल्कुल बड़ों की तरह वह सलाह देता, बिना सोचे समझे नहीं, सारी साड़ियाँ देखकर, खूब सोच समझ कर। और मम्मी जब वही साड़ी पहन लेती तो अपनी ही नज़रों में वह बहुत महत्वपूर्ण हो उठता। मन में कहीं मम्मी की मदद करने का संतोष भर जाता। आज मम्मी का कॉलेज खुल गया है। मम्मी खुश खुश कॉलेज चली गईं। चलने से पहले मम्मी ने फूफी को समझाया, 4 बजे के करीब सब लोग चाय पीने यहीं आएंगे। दही पकौड़ी और आलू की टिकिया तुम घर में बना लेना। चिवड़ा और मिठाई मैं चपरासी के हाथों भिजवा दूंगी। मदद की ज़रूरत हो तो उसे भी रोक लेना। 4 बजे तक सब कुछ तैयार रहे, ठीक है? हाँ, मैं सब देख लूँगा मम्मी, तुम जाओ। चपरासी क्या करेगा, मैं मदद करवा दूंगा फूफी की। मेरा राजा बेटा। मम्मी ने प्यार से गाल थपथपाया और चली गई। शाम हो गई। सब लोगों को विदा करके मम्मी जल्दी से तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गई। अब वह मम्मी के साथ खेलेगा, फिर रात में कहानी सुनेगा, खूब लंबी वाली। मम्मी मुंह पोंछती हुई कमरे में आई। लो, बातों ही बातों में टाइम का अंदाजा ही नहीं रहा। 7 बजे पहुंचना था और 6:45 यहीं बज गए। तुम कहीं जा रही हो मम्मी? अपने को रोकते रोकते भी बंटी रुआंसा हुआ आया। बेटे, एक ज़रूरी काम से जाना है, बहुत ज़रूरी। मम्मी के सधे हुए हाथ खटाखट जूड़े में पिन खोसते जा रहे थे। रात में जब मम्मी डॉक्टर जोशी की कार से उतरी तो बंटी लोहे के फाटक पर खड़ा मन ही मन कहीं रो रहा था। कैसे हो बंटी? कार में बैठे बैठे डॉक्टर ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ इस भाव से पूछा मानो पूछ रहा हो, आप यहाँ क्यों आए? डॉक्टर साहब की लगाई हुई सुइयों का दर्द और डर मन में फिर ताज़ा होकर उभर आया। अंधेरे में ही मम्मी को देखा, वे भी बिल्कुल ठीक लगी। तब और रात में जब मम्मी की बगल में लेटा तो बराबर प्रतीक्षा करता रहा कि मम्मी कुछ कहेंगी, पर मम्मी तो इतनी चुप हैं मानो उन्हें पता ही ना हो कि बंटी उनके पास लेटा हुआ है। बंटी का स्कूल क्या खुला, उसका बचपन लौट आया। मम्मी अब अपना काम सुन लो। आवाज़ में आदेश भरा हुआ है। आज ही सारी किताबों कॉपियों पर कवर चढ़ जाना चाहिए, ब्राउन वाला, नहीं तो कल सज़ा मिलेगी। हाँ, तुम सब काम छोड़कर मेरे पहले कवर चढ़ा देना, फिर सफ़ेद लेबल काटकर चिपकाने होंगे। उन पर नाम और क्लास लिखना होगा, खूब सुंदर वाली राइटिंग में जमा जमा कर लिखना, समझी? लेकिन मम्मी बिना कुछ बोले बंटी अपनी ही धुन में भीतर आया तो देखा मेज पर सारी कॉपी किताबें जो की त्यों पड़ी हैं, बिना कवर के, खाली बस्ता मेज के नीचे। मम्मी, बंटी लॉन की ओर दौड़ पड़ा। लॉन में मम्मी डॉक्टर साहब के साथ बैठी हैं। बीच की मेज पर चाय के खाली बर्तन रखे हैं। दंदनाता हुआ बंटी आया, मेरे कवर नहीं चढ़ा है मम्मी। बंटी, नमस्ते करो डॉक्टर साहब को। मम्मी ने उसकी बात का जवाब न देकर अपनी बात कही तो बंटी भन्ना गया। दोनों हाथ कुछ इस तरह जोड़े मानो कह रहा हो, जान बख्शो, तुमने मेरे कवर नहीं चढ़ाए, कल सजा मिलेगी। अरे बंटी, बड़े नाराज हो रहे हो बेटे, क्या बात है? हाँ, हो रहा है नाराज, आपका क्या जाता है? जब देखो तब आकर बैठ जाएंगे, मम्मी को ले जाएंगे, बड़ी अपनी मोटर की शान लगाते हैं। अब आकर बैठ गए तो मम्मी कवर नहीं चढ़ा सकी ना, और मम्मी कह नहीं सकती थी कि उन्हें बंटी का काम करना है। अब उन दोनों को क्या कहा जाएगा? सज़ा तो उसे मिलेगी,
वह मन ही मन भुनभुनाने लगा, बंटी क्या कर रहे हो बेटा? इतने बड़े होकर इस तरह करते हैं? तू तो बहुत समझदार है। पर बंटी हाथ खींचता ही रहा, कोई समझदार वमझदार नहीं है। पहले तो कोई उसका काम मत करो, फिर कह दो कि वो समझदार है। एकाएक डॉक्टर साहब उठकर खड़े हो गए, चलो तुम बंटी का काम करो, मैं तो वैसे ही चलने वाला था। बंटी जानता है मम्मी आते ही उसे डांटेंगी, ऐसे बोलते हो, ऐसा करते हो, तमीज कब आएगी। वह आजकल कुछ भी नहीं कहता, तो मम्मी ने उसकी बात सुनना भी छोड़ दिया है। जैसे ही मम्मी लौटकर आई, बंटी ने रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से। इतनी देर तो हो गई, अब कब चढ़ेंगे कवर? दोषी मम्मी को ही बनाकर रख दिया। चल कवर चढ़ाती हूँ। मम्मी का यूँ चुप रह जाना उसे डांट से भी ज़्यादा कष्ट देने लगा। डांट देती तो उनकी डांट से उसकी सारी बदतमीजी कट जाती। तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं रह गई है। मत करो मेरा कोई काम, बस डॉक्टर साहब के पास बैठकर चाय पियो। तुम्हारा क्या है, सजा तो मुझे मिलेगी। मैं अब उस स्कूल में ही नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। बंटी फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, मैं कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं ले जाऊंगा, मत लिखना चिट्ठी। मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा, गंदी कहीं की। फिर भी मम्मी ने नहीं डांटा, बस मम्मी समझाती रही और बंटी उफन उफन कर रोता रहा। बड़े दिनों बाद आज बंटी खुशी खुशी तैयार हो रहा था। आज कितने दिनों बाद मम्मी ने उसे बाहर जाने के लिए कहा है। कॉलेज से आते ही बोली, बंटी तैयार हो जाना, आज घूमने चलेंगे। एक क्षण को तो वो मम्मी को देखता रह गया, मानो विश्वास ही नहीं हो रहा हो। इधर तो मम्मी ने उसे घुमाना ही छोड़ दिया था, पूछती तक नहीं थी, ऐसे क्या देख रहा है, बता तो कहाँ चलेगा आज? कंपनी बाग। मम्मी सज धज कर तैयार हो रही थी। उन्होंने बैंगनी रंग की साड़ी पहनी और बंटी पूछने लगा, मम्मी ये नई साड़ी कहाँ से लाई? मम्मी चुप, मत बता, मेरा क्या है, मैं भी कोई चीज़ लाऊंगा तो नहीं बताऊंगा, कुछ भी करूंगा तो नहीं बताऊंगा। नहीं बताना कोई अच्छी बात है। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, लो ये डॉक्टर साहब भी आ गए। अब मम्मी जाएंगी भी नहीं, मना तो करें अब वह भी। चल तू चल कर बैठ, मैं अभी आई। तो क्या हम सब साथ जाएंगे? बंटी का सारा उत्साह जैसे मर गया। और क्या, उनकी गाड़ी में ही तो चलना है। मम्मी ने जल्दी जल्दी दराजे और अलमारी बंद की। बंटी का मन हुआ कि मना कर दे, लेकिन मना ना कर सका। इसे भी आगे ही ले लो। दरवाज़ा खोलकर मम्मी डॉक्टर साहब के पास बैठ गई। पर मम्मी ने पीछे का फाटक खोलकर कहा, नहीं ये पीछे बैठ जाएगा आराम से, आगे मेरी साड़ी मुड़ जाएगी। बिना एक शब्द बोले अपमानित सा बंटी चुपचाप पीछे बैठ गया। उसका क्या है, आगे बिठा, पीछे बिठा या घर ही छोड़ जाओ। नई साड़ी पहनकर कैसी इतरा रही है मम्मी। अब तो दोनों बैठ गए। ये डॉक्टर साहब गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा है? एकटक मम्मी को ही देख रहे हैं, जैसे कभी देखा ही ना हो। चलिए ना। बंटी से और ज़्यादा चुप नहीं रहा गया। अच्छा बंटी, आज का प्रोग्राम सिर्फ तुम्हारे लिए, बोलो तो कहाँ चलोगे? डॉक्टर साहब का यूँ पूछना बंटी को अच्छा लगा। कंपनी बाग की फरमाइश की है बंटी ने, पहले बच्चों को ले लीजिए, फिर वहीं चलते हैं। बंटी मनी मन जैसे भुन गया, धत तेरे की, ये भी कोई घूमना हुआ? मम्मी खुद तो अकेले अकेले घूमती हैं डॉक्टर साहब के साथ, और आज उसे घुमाने की बात कही तो सबको बटोर लो। फिर क्यों झूठ मूठ कहती हैं, चल तुझे घुमा लाते हैं। यूँ कहो ना सबको घुमाना है, कौन से बच्चे? गाड़ी जब कोठी के सामने रुकी तो बंटी ने उड़ती सी नजर डाली। खूब बड़ी कोठी, पर बगीचा नदारद। डॉक्टर साहब उतरकर भीतर गए। मम्मी ने बताया, यही है डॉक्टर साहब की कोठी। यह क्या है मम्मी? डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी। यहाँ डॉक्टर साहब बीमार मरीजों को देखते हैं। आंटी, हल्का नीला फ्रॉक पहने एक लड़की दौड़ती आई और पीछे पीछे लड़का। दोनों के चेहरों से खुशी छलकी पड़ रही थी। तो मम्मी इन बच्चों को जानती हैं, बस वही नहीं जानता। देख जोत, यह है बंटी, आज तुम्हारी दोस्ती करवा देते हैं, फिर कभी तुम इनके पास आ जाना, कभी ये तुम्हारे पास आ जाएगा। आते ही अम्मी ने घोषणा कर दी और पीछे का फाटक खोलकर बड़े अधिकार से भीतर बैठ गया। बंटी को लगा अपनी चीज होने पर ही ऐसा अधिकार आ सकता है। वह चुपचाप एक ओर सरक गया।
दूसरे फाटक से जोत घुसी, वह बीच में सरक गया। बीच में बैठना भी कोई बैठना होता है, अब कोई कुछ देख सकता है भला? पर मम्मी तो कह सकती थी दोनों में से कोई एक बीच में बैठ जाए, बंटी को खिड़की दे दे। वे तो बंटी को घुमाने लाई थी। झूठ, उसे नहीं करनी किसी से भी दोस्ती। ये मम्मी इतना सटकर क्यों बैठी हैं डॉक्टर साहब से? ऐसे तो कभी मम्मी किसी के साथ नहीं बैठती। बंटी को बड़ा अजीब लगा। मैं नहीं खेलूंगा। ले यहाँ खेलने आया कि बैठने? पागल कहीं का। जा खेल के आ। पर बंटी न खेला न दौड़ा, बस मम्मी के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहा। मुड़ मुड़ कर मम्मी को देखता रहा। मम्मी इस तरह देखकर अजीब सी बेचैन हो रही थी। थोड़ी देर में फिर मम्मी के पास आकर बैठ गया। इट सीम्स ही हस्बैंड्स यू टू मच, डॉक्टर ने कहा तो मम्मी हंसने लगी। हाँ, हस्बैंड की बात कर रहे हैं और मम्मी हंस रही हैं। पहले पापा की बात करने से कैसे उदास हो जाती थी, और ऐसे सबसे करनी चाहिए पापा की बात। उसके बाद आइसक्रीम खाई, चाट खाई। मम्मी और डॉक्टर हंस हंस कर बातें करते रहे, बाकी सब शोर मचाते रहे। इसके बाद मम्मी उसी की तो थी, लेकिन उसे ऐसा लगा कि उन लोगों में जाकर उसने देखा मम्मी कुछ चीज़ें बनवा रही हैं। एक क्षण को बंटी का मन पुलक उठा। पीछे से मम्मी की कुर्सी के हत्थे पर आ बैठा। बोल, तुझे कैसा सोफ़ा पसंद है, कैसे पलंग पसंद है? मम्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठहरो मम्मी, सब देखकर बताता हूँ। डॉक्टर साहब ने भी कुछ पसंद किया है क्या? जी नहीं, कहा है आप ही पसंद करेंगे। और बंटी का सारा उत्साह जैसे ठंडा पड़ गया। यहाँ भी डॉक्टर साहब? नहीं करता वो पसंद। डॉक्टर साहब के लिए वह कुछ भी नहीं करेगा। अब मम्मी ही बैठ कर करें, वरना सारी किताबों में से वो सबसे अच्छी छांटता। डॉक्टर साहब की गाड़ी फाटक पर आई तो मम्मी तेज तेज चलकर फाटक पर पहुंच गई। वह नहीं जाएगा। मम्मी ने आज खुद रसोई में काम किया है, पर वह एक बार भी नहीं गया, वरना क्या वह मदद नहीं करवा सकता था? दोनों भीतर पहुंचे। डॉक्टर साहब सोफे पर मम्मी की बगल में बैठे हैं, एकदम सटकर। उनका एक हाथ मम्मी की पीठ पर से होता हुआ मम्मी के कंधे पर रखा है। दूसरे हाथ में मम्मी को एक सुंदर सी शीशी सुंघा रहे हैं। बंटी एक क्षण जहाँ का तहाँ खड़ा देखता रहा। यह क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब उसकी मम्मी के साथ? उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह एकदम मम्मी के पास चला गया, पर दोनों को जैसे कुछ पता ही नहीं था। बड़ी अच्छी खुशबू है। मम्मी का चेहरा साड़ी के रंग जैसा ही हो गया। इम्पोर्टेड है, खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। और डॉक्टर साहब ने शीशियाँ अपनी उंगलियों पर उल्टी और मम्मी की साड़ी के पल्ले पर मलने लगे। बंटी का मन हुआ खींच कर डॉक्टर साहब को अलग कर दे। उसके भीतर कुछ खोलने लगा। तभी उसकी नज़र अमी पर पड़ी। बड़े मज़े से उसके खिलौने लेकर बैठा खेल रहा है। वह दौड़ कर झपटा। किसने दिए मेरे खिलौने? और दोनों हाथों से ताबड़तोड़ अपने खिलौने समेटने लगा। अमी ने भी जो हाथ लगा समेटकर अपनी गोद में छिपा लिया। दोनों आपस में लड़ने लगे, मार पिटाई करने लगे। तड़ाक! बंटी के गाल पर एक चांटा पड़ा तो जैसे सारा कमरा ही घूम गया। बंटी ऊपर से नीचे तक कांप गया। चोट ज़्यादा नहीं थी, पर मम्मी के हाथ का चांटा, और वह भी सबके बीच में, जोत और अम्मी के सामने। वह रोया नहीं, और उसकी आंखों से जैसे चिंगारियां निकलने लगी। शकुन, डॉक्टर साहब की सख्त सी आवाज़ सारे कमरे में फैल गई। तुमने बंटी को क्यों मारा? बच्चों की लड़ाई में मारने की क्या बात हो गई? और डॉक्टर साहब पास आकर बंटी को गोद में उठाने लगे, पर बंटी छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ। एक दिन डॉक्टर ने बहुत ब्लंटली कहा, यह तुम माँ बेटों का चूमने चाटने और गले में बाहें डाल डाल कर लिपटने वाला जो रवैया है, वह बंद होना चाहिए। लगता है तुम अपने इस अर्ज को भी बंटी के साथ ही पूरा करती हो, पर अब तो सही जगह और सही ढंग। यूँ शायद बात भीतर तक भेज जाती, पर बात के अंत में जो आमंत्रण भरा संकेत था, शकुन को ऊपर तक गुदगुदा गया। तब से उसने बंटी को अपने से अलग सुलाना शुरू किया। धीरे धीरे वह आश्वस्त होने लगी कि उसने अपने लिए ही नहीं, बंटी के लिए भी एक सही शुरुआत कर दी है। पर उस दिन कंपनी बाग से लौटने पर अकारण ही बंटी का रोना
उसके बाद बंटी का अजीब ही उखड़ा उखड़ा और कटा कटा सा रवैया और आज का तूफान। क्या शकुन से फिर कहीं कोई गलती हो गई? वह इतनी देर से बैठी किस बात का लेखा जोखा कर रही है? शकुन को कभी कभी आश्चर्य होता कि उम्र के 36 वर्ष पार करने पर भी उसके मन में इन सब बातों के लिए किशोर उम्र वाला उल्लास भी है और यौवन वाली उमंग भी। डॉक्टर का साथ होते ही कैसे एकांत की इच्छा उठती है और एकांत होते ही लगता है उम्र बीत जाने से कैशोर्य और यौवन नहीं बीत जाता। ये भावनाएं केवल तृप्त होकर मरती हैं। क्या बात है, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो शकुन? क्या कह दे शकुन कि बंटी उसे बहुत परेशान कर रहा है? बंटी डॉक्टर और उसके संबंध को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ऐसा उसे बहुत दिन से आभास था। तुम बंटी को लेकर परेशान हो। यह बंटी का रवैया तुम्हारे साथ अकेले रहते रहते बहुत पजेसिव हो गया है। वह किसी को तुम्हारे साथ नहीं देख सकता, तुम किसी और को। तुम्हें बहुत धीरज से काम लेना चाहिए। जानती हो, इस तरह बच्चों के साथ सख्ती करने से वे एकदम चुप्पे हो जाएंगे। सम्मसिव और सहमे हुए नरमाई से पेश आने से वे उद्दंड हो जाएंगे। डॉक्टर जैसे किसी रोगी को उपचार बता रहे हो, केवल उपचार ही था या कुछ और भी। तुम नहीं समझोगे डॉक्टर। बंटी बंटी ने अजय को ज्यों का त्यों इनहेरिट किया है। वह कभी मेरे साथ तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं जानती हूँ। शकुन को लगा अब वह सारी दुविधा खोल कर रख देगी। मम्मी की शादी हो गई। यूँ शादी जैसा कुछ भी नहीं था, न बाजा गाजा, न हाथी घोड़ा, न आतिशबाजी। पर जो कुछ भी हुआ बंटी ने अपनी आंखों से देखा है। शादी के बीच में रहकर देखा है। फिर भी जाने क्यों उस दिन कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन आज सर्दी की सांझ के इस धुंधलके में खुली छत पर अकेले लेटे जैसे फिर मम्मी की शादी हो रही है। बाहर नहीं, बंटी के अपने भीतर हो रही है, मन की परतों पर। फूफी भी लगता है मम्मी से नाराज है और अब वह जाने के लिए कह रही है। बंटी फूफी से चिपक कर खड़ा है, आंख में एक भी आंसू नहीं है। मम्मी ने फूफी को सच में विदा कर दिया है। आज नए घर में जाना है। शाम को 4 बजे के बाद ही शुभ समय है। डॉक्टर साहब ने कल आकर कहा था कि आज चलो, रविवार का दिन है, सबकी छुट्टी है, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं, शुभ अशुभ के बिना वो ठीक से जा नहीं पाएंगी। पर आज तो अब जाना ही है। बंटी स्कूल से लौट आया है। खिलौनों की अलमारी, उनकी पैकिंग, सब कुछ हो गया है। तभी डॉक्टर साहब की कार आकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब नहीं आए, मम्मी भी आती होंगी। बंटी बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गया। ढलती धूप में उसका छोटा सा बगीचा खूब लहरा रहा था। बंटी और मम्मी ने उसे अपने पास खींच लिया। वह अवश्य सा मम्मी पर ही लदा जा रहा था, पर बंटी रोया नहीं। यह तो कॉलेज का घर था बेटा, अपना घर तो था नहीं। इसे तो छोड़ना ही होगा। अब वहाँ अपना घर होगा, अपने लोग होंगे। एकाएक मम्मी का स्वर भर्रा गया, पता नहीं खुशी से या दुख से। बंटी के अपने मन में तो न खुशी है न दुख, कुछ भी तो नहीं, सिवाय इस एहसास के कि वह जा रहा है। कोठी इस तरह चमचमा रही थी जैसे कल ही बनी हो। बंटी के मन में हल्की सी तस्वीर है इस कोठी की, जब पहली बार इसे देखा था, धूल से भरी मटमैली सी। लेकिन आज कोठी भरी पूरी लग रही है, बिल्कुल वैसी ही नई नई चमकती अलमारियां। बंटी ने उन्हें खोलकर देखा, हाथ फिराया। चिकनी चिकनी अलमारियां, सुंदर सुंदर पलंग, बिल्कुल वैसे ही कमरे जैसे कि मम्मी उन किताबों में देख रही थी। कमरे के एक सिरे पर आकर बंटी ने एक साथ पूरा कमरा देखा तो आंखों के सामने रंगीन तस्वीर वाली मोटी मोटी किताबों वाला कमरा उभर कर आ गया। बंटी चुप हो गया। नहीं नहीं शकुन, उस कुर्सी पर नहीं, वह अम्मी की कुर्सी है। इन दोनों की अपनी अपनी कुर्सियां तय हैं। कोई और बैठ जाए तो तूफान मच जाता है। अच्छा तो लो, हम अपनी कुर्सी तय कर लेते हैं।
और हंसते हुए मम्मी ने डॉक्टर साहब के सामने वाली कुर्सी खींच ली। बंटी अभी भी खड़ा है। तुम भी कुर्सी तय कर लो बेटा। बोलो इधर बैठोगे? सभी की अपनी जगह तय है, अपनी कुर्सियां हैं। वह चुपचाप जोत के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। मन में कहीं अनबना सा भाव छूकर निकल गया। अम्मी और जोत की यह लाओ वह लाओ, ए बंसीलाल इसमें हरी मिर्च क्यों डाली, आज अंगूर क्यों नहीं। बंटी अपनी नज़रों में कहीं बड़ा बेचारा हो आया, बेचारा और उपेक्षित। एकाएक ही मम्मी की ओर उसकी नज़र उठ गई। इस समय मम्मी मुस्कुरा रही हैं। एक ही आदमी इतनी अलग अलग तरह से मुस्कुरा सकता है। हेलो डॉक्टर, गृह प्रवेश की दावत हो रही है। मम्मी ने प्लेट लगाकर सामने की ओर की तो वह फिर जोर से बोला, नो नो, आई एम फुल मिसेस जोशी, मिसेस जोशी। एकाएक बंटी की नज़र मम्मी की ओर उठ गई। मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। अभी तक तो सब मम्मी को मिसेस बत्रा कहते थे। अब ए बंटी, तू क्या जोशी हो गया यार? बंटी जोशी नहीं, अरूप जोशी। दत्त, मैं क्यों हो गया जोशी? मैं अरूप बत्रा हूँ, बंटी बत्रा। चल चल, डॉक्टर जोशी तेरे पापा नहीं हो गए क्या? मार दूंगा, क्या बकवास की। मन तो हो रहा था धज्जियां उखेड़ दूं। मम्मी के गाल फिर सुर्ख हो गए। क्या हो जाता है मम्मी को बार बार? ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। वहाँ मिसेस वर्मा ने सब अरेंज किया और मुझे पसंद ना आए। हम तो सोच रहे थे धन्यवाद देने खुद उधर आएंगे। ओ नो नो, सब तकल्लुफबाजी छोड़िए, आज की रात नहीं। फिर एकाएक नज़र उनकी बंटी पर जम गई। ओ ये बच्चा है, क्या बात है, क्या नाम है तुम्हारा बेटे? बंटी ने सीधी नजरों से देखा और झिझक के जवाब दिया, अरूप बत्रा। सारा सामान अस्त व्यस्त ढंग से पड़ा था। बंटी के घर का सामान, बक्से, गठरी, किताबें, बंद टोकरियां। पर बंटी है कि अपनी टोकरी में ही लगा हुआ है, जैसे उसने मम्मी की बात सुनी ही नहीं। कल सब ठीक कर दूंगी बेटे, अभी ऐसा ही रहने दो। चाची अम्मी कौन है? यह तो बंटी ने कभी नहीं सुना। पापा की चाची जी हैं। जोत और अम्मी सब बताए जा रहे थे। कैसे रहेगा वह इस घर में? यह घर बिल्कुल उसका अपना नहीं है। यह डॉक्टर साहब का घर है, जोत और अम्मी का घर है। अपने घर में उसे कभी डर नहीं लगता था, यहाँ तो उसे बहुत डर लगता है। डर क्यों लगता है? जोत और अम्मी सो तो रहे हैं। लेकिन फिर भी वो रोने लगा। मम्मी ने पूरे जूड़े में माला लपेट रखी है। तू तो बड़ा पगला है बेटे, सबके बीच में भी डरता है। मम्मी ने झुककर उसका गाल चूमा। क्यों पागलपन कर रहा है बेटे? देख तो, ये दोनों भी तो हैं। क्यों मुझे सबके बीच में शर्मिंदा कर रहा है? और बंटी वहाँ चुपचाप लेट गया। वह बोलना तो चाहता है, बस उसकी हिचकी फूटती रह जाती है। नींद नहीं आ रही है बंटी को। डॉक्टर साहब तौलिया लटकाए पूछ रहे हैं, आधी रात का समय है, मम्मी दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। सारी ताकत से बंटी चीख रहा है, दोनों हाथों से दरवाज़ा बड़बड़ा रहा है, दरवाज़ा खोलो मम्मी। आधी रात के सन्नाटे में बंटी भिची हुई सी आवाज़ में चीख रहा है। खटाक से दरवाज़ा खुला। कौन? बंटी, क्या हुआ बेटा? सर्दी में अकड़ा हुआ बंटी थर थर काँप रहा है। मम्मी ने जल्दी से उसे गोद में उठाकर छाती से चिपका लिया। बंटी का सारा मुंह आंसू, लार और नाक से सन गया। हिचकियों के मारे सांस नहीं ली जा रही है। मम्मी ने उसके चारों ओर कसकर शॉल लपेट दिया। मैं हूँ बेटे। मम्मी, क्या हो गया? तेरे पास तो हूँ, क्या बात हो गई? गले तक रजाई ओढ़े ओढ़े डॉक्टर साहब ने पूछा। डर गया है शायद, मम्मी ने छाती से चिपकाए हुए कहा। उसकी पीठ सहलाती रही। धीरे धीरे बंटी अपने में लौटने लगा। क्या हुआ बेटे, डर गया था? एक बार मन हुआ मम्मी के गले में बाहें डालकर लिपट जाए, पर हाथ जहाँ के तहाँ जमे हुए। हाथ ही नहीं, शरीर जहाँ का तहाँ जमा हुआ। आंखें खुली हैं, टुकुर टुकुर देख रहा है मम्मी को, कमरे को, आसपास की चीज़ों को। कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब ने नींद में डूबी हुई आवाज़ में कहा। लगता है सो गया। बंटी का मन हो रहा था आंखें खोल दे। सुनो, तुम उठकर कपड़े पहन लो, पता नहीं है सवेरे जल्दी उठ जाए तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी। अचानक आंखों के सामने कुछ काला काला तैर गया। मम्मी ने बत्ती बंद की है शायद। बंटी ने आंखें खोलकर देखा। पलंग के एक सिरे से
डॉक्टर साहब रजाई उतार कर उठे तो बंटी धम। छी छी, यह क्या, इतना बड़ा आदमी, एकदम नंग धड़ंग। बंटी की आंखें फटी पड़ रही थी और मम्मी भी देख रही हैं। शर्म नहीं आ रही है इन दोनों को। उसे जैसे मितली सी आने लगी, पर आंखें हैं कि फिर भी बंद नहीं हो रही। डॉक्टर साहब ने कपड़े पहन लिए, फिर भी जैसे दिमाग में वही सब घूम रहा है। फिर मम्मी धीरे से उतरी और उसी रैक की ओर गई। उन्होंने भी अपना हाउस कोट उतारा तो बंटी भीतर ही भीतर भय से थर थर कांपने लगा। ये उसी की मम्मी है। उसने आज तक कभी अपनी मम्मी को ऐसा नहीं देखा। उसकी मम्मी ऐसी हो ही नहीं सकती। ये क्या हो गया है? छी छी, बेशरम। उसका मन हुआ रजाई उतार कर फेंके और जोर से चीखे, पर वो चीख नहीं रहा। मन जाने कैसा कैसा हो रहा है। थ्रिल भी है, जुगुप्सा भी है, मम्मी के इस व्यवहार की शर्म भी है, गुस्सा भी, और जाने क्या क्या। सारे गुस्से, नाराज़गी और दुख के बावजूद अभी तक मम्मी उसकी मम्मी थी। अब जाने क्या हो गई, पता नहीं। उसे कुछ भी नाम देना नहीं आ रहा था। बस इतना लग रहा था कि अब की मम्मी पहले जैसी नहीं है, बिल्कुल टूट फूट कर चकनाचूर हो गई हैं। डॉक्टर साहब का नंगापन सवेरे तक बंटी की आंखों से उतर ना सका। आंख खुली तो मम्मी और डॉक्टर साहब जा चुके थे, पर नीम अंधेरे में लिपटे हुए उनके नंगे शरीर जैसे वहीं लटके हुए थे। बंटी की हालत खराब हो रही थी। धीरे धीरे बंटी बहुत बुरी तरह रात को सोते सोते डरने लगा और अपने बिस्तर में ही पेशाब कर देने लगा। मम्मी बगल में बैठी बंटी का सिर सहला रही थी। सो जा बेटे, मैं तेरे पास हूँ। बंटी अब मम्मी के पास बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। उसका सारा बिस्तर सूसू से भरा हुआ था, भीग गया था। अब वो अपने पापा के पास जाना चाहता था। रोज पापा को पत्र लिखता और उन्हें पोस्ट नहीं कर पाता। जब उसके पापा अजय को पता चला कि बंटी इस तरह इस घर में रह रहा है, तो उसके पापा एक दिन आए और उन्होंने बंटी को अपने साथ चलने के लिए कहा। बंटी उनके साथ कलकत्ता चला गया। लेकिन यहाँ भी वही हाल। यहाँ भी मम्मी और पापा, नए मम्मी और पापा देखकर वो बुरी तरह से चौंक गया। इसके उपरांत उसके पापा ने कलकत्ता में उसका एडमिशन कराने की कोशिश की, लेकिन बंटी दबता चला गया, छुपता चला गया, चुप होता चला गया। इसके बाद अजय ने उसको बोर्डिंग स्कूल में डालने की ठान ली। घर में लड़ाइयाँ होने लगीं। नई माँ कहने लगी कि बोर्डिंग स्कूल में जाएगा तो बहुत खतरा, बहुत पैसा खर्च होगा, बहुत खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन उसके पापा ने कहा कि नहीं नहीं, अब ये बोर्डिंग स्कूल में ही जाना इसका ठीक है, अब ये यहाँ नहीं रह पाएगा। एक दिन उसका एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में करा दिया जाता है। बंटी की सारी नई चीज़ों पर नाम टक गए हैं। आज रात को सारे नाम टाँक दिए जाएंगे। आज रात को ज़रूर टाँक देना, इट इज़ अ मस्ट, मुझे मालूम है। और रात में बंटी बाथरूम जाने के लिए उठा तो देखा अपने चारों ओर ढेर सारे कपड़े फैलाए वे नई माँ उसके नाम टाँक रही हैं। बंटी एक क्षण को ठिठक कर देखता रहा। जा बेटे, तू जाकर खाना खा ले, सो जा, मैं सब कवर चढ़ा दूंगी। क्षण भर को दोनों चेहरे, दोनों दृश्य एक दूसरे में घुल मिल गए। पापा रेलगाड़ी के द्वारा उसे हॉस्टल ले जा रहे थे। वह पापा के साथ जा रहा था। एकदम नई और सुनसान जगह। वह सामने तुम्हारा हॉस्टल है, पापा ने कहा तो बंटी की आंखें ऊपर उठ गईं। कहीं भी तो कुछ नहीं, तुम्हें प्रिंसिपल से मिलवाकर, सबसे जान पहचान करवाकर शाम को हम चले जाएंगे। और पता नहीं बंटी को क्या हुआ, पापा जाएं उससे पहले वह पापा को छोड़कर दौड़ पड़ा। वह दौड़ता जा रहा था, बिना पीछे मुड़े, बस आगे ही आगे। पता नहीं क्या हुआ कि इतनी देर में मन पर रखा पत्थर जैसे एकाएक ही दरक गया और ढेर ढेर आंसू उफन आए। भीतर की आंखों में ही नहीं, बाहर की आंखों में भी। आंसू भरी आंखों के सामने डिब्बे की हर चीज़, बैठे हुए अजनबी लोगों के चेहरे पहले धुंधले हुए और धुंधले हुए और फिर एक दूसरे में मिल गए।
पापा का चेहरा भी उन्हीं में मिल गया और फिर धीरे धीरे सारे चेहरे एक दूसरे में गड्ड होते चले गए। इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।